हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट थर्ड के बारे में, जो है स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के थ्योरी लेक्चर्स और न्यूमेरिकल लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। जो स्टूडेंट्स उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर थर्ड अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर डिप्लोमा अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड अप्लाइड फिजिक्स सेकंड कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको दिया जा रहा है न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नज़र हम डालते हैं इसके सिलेबस पर। यूनिट थर्ड का जो सिलेबस होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, ये सभी हम पढ़ेंगे। गॉस लॉ हम पढ़ने वाले हैं, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर का, और यहाँ पर हम गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर सभी टॉपिक एक एक करके हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन और माइक्रोवेव्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी को हम एक एक करके देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा जो कूलम्ब का नियम था, वो भी आपने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, विभवांतर, ये सभी यहाँ पर आपको पढ़ाए जाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है आवेश। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्थिर वैद्युत क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो पहले एक मिनट आप ध्यान से सुन लीजिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो स्थिर आवेश की प्रकृति का अध्ययन करती है। देखिए स्थिर विद्युत, अब विद्युत में क्या होता है, विद्युत में आवेश जो है, चार्ज जो है वो क्या गति करते हैं, तो उन्हीं की बात हम यहां पर करेंगे। तो भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो स्थिर आवेश की प्रकृति का अध्ययन करती है। स्थिर आवेश किस तरीके का कहां पर व्यवहार करता है उसका अध्ययन करती है, तो वो क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत कहलाती है। और इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम इसी के गुणों का, यानी कि जो स्थिर आवेश है उसके गुण का और उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है चार्ज। चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि प्रत्येक पदार्थ के मूल में परमाणु होता है। ध्यान से सुनिएगा, आपने केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा कि प्रत्येक पदार्थ के मूल में क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु का निर्माण किससे होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से परमाणु का निर्माण होता है। क्लियर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का निर्माण जिन कणों से मिलकर होता है उन्हें हम कहते हैं क्वार्क, उन्हें हम क्वार्क कहते हैं। और क्वार्क भी दो प्रकार के होते हैं। क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अप क्वार्क और एक होते हैं डाउन क्वार्क। कितने, दो प्रकार के अप क्वार्क और डाउन क्वार्क होते हैं। तो यहाँ पर आप केवल इतना ही समझ लें कि हमने क्या क्या बताया आपको कि प्रत्येक पदार्थ के मूल में परमाणु होते हैं। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक अन्य प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं जिसका नाम है क्वार्क। और क्वार्क भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ठीक है। तो हम जो है इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के तक ही हम सीमित रहेंगे, क्वार्क्स तक नहीं जाएंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्वार्क भी दो कणों से मिलकर बने होते हैं, जो होते हैं अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, दो प्रकार के होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आवेश। देखिए न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0। न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है। और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ठीक है। एक नोट्स बनाते चलिएगा जिससे कि आप की पॉइंट्स लिखते रहें अपने नोटबुक में। ठीक है। वहां पर आप लिखते रहिएगा जिससे कि आपको
आगे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा अपने नोट डाउन करने के बाद, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति का होता है, विपरीत प्रकृति का, यानी कि प्रोटॉन पर प्लस तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, लेकिन दोनों पर समान होता है। ठीक है, यही कारण है कि किसी परमाणु का जो तुल्य आवेश है वो क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो परमाणु का जो तुल्य आवेश है, यानी कि कुल आवेश है, वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब देखिएगा, यदि हम मान लें कि किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अलग हो जाते हैं मान लो, तो परमाणु पर प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यही कारण है कि परमाणु का जो तुल्य आवेश है वो शून्य होता है। तो इससे आगे अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए, अलग हो गए, तो परमाणु की संख्या की क्या हो जाती है, प्रोटॉनों की संख्या की अधिकता हो जाएगी। क्योंकि देखिएगा 10 अगर प्रोटॉन है और 10 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो क्या प्रोटॉनों की अधिकता हो जाती है और परमाणु पर धनावेश हो जाता है। सुन लीजिए, पहले हम इसके फिगर के माध्यम से समझा देते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। और क्या होगा, अगर यदि इसके विपरीत हम देखें कि परमाणु में कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो परमाणु कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश उत्पन्न होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो ऋणावेशित हो जाएगा। समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए कि ये एक परमाणु है, इस पर जो है 30 इलेक्ट्रॉन है और 30 प्रोटॉन है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यानी कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, ये मान रहे हैं कि मतलब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। ठीक है, 2 यहाँ पे ये आ गए, तो यहाँ पर 10-10 अगर हम लिखें, 10-10 लिख लीजिएगा, 10-10 है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। ठीक, तो यहाँ पर पहले 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, तो हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आए तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। ठीक है, अभी ये नहीं, केवल इसी प्रोसेस को देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो क्या होगा, ऋणावेश होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा परमाणु है वो ऋणावेशित हो जाएगा। अगर हम क्या करें कि प्रोटॉनों की अधिकता कर दें, अब की बार क्या है, हम क्या माने कि 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 2 और आ चुके हैं इसमें, तो ये टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, 12। तो अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यानी कि जैसी जिस प्रकृति की अधिकता होगी उसी प्रकृति का वो बदल जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए, जब किसी कण पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वह ऋणावेशित हो जाता है, तथा जब किसी कण पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो प्रोटॉनों की संख्या जो है ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। अब आवेश को Q या फिर कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा, आवेश को कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से ही प्रदर्शित किया जाता है। अब आप देख लीजिएगा कि माना कि कण A ने कण B को n इलेक्ट्रॉन दिए, 2 कण है A और B, और कण A ने B को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये हमारे पास 2 कण हैं, ये हुआ A और ये हुआ B। ठीक है, इस पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो यहां पर क्या हुआ, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हुए तो यहां पर हम किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि QA इक्वल टू N इंटू E, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, N का मतलब है 2। ठीक, अगर N यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो हम क्या करेंगे, 2E लगा देंगे, और अगर हमने कहा कि N इलेक्ट्रॉन दे दिए, हमें पता नहीं कितने दिए, लेकिन हमने माना कि N संख्या के इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो NE हो जाएगा। तो हमारे पास अगर कभी भी ऐसा हो कि हमारे पास 2 कण है और एक कण एक को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे कि उस A पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, N इंटू E। क्लियर, अगर B पर आवेश हमें निकालना हो, यानी कि B पर आवेश, तो हम क्या करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, B। देखिए यहाँ B था, यहाँ पर A था। ठीक है, इसने इसको दान दिया, तो यानी कि ये निगेटिव चार्ज जो है इस पर आएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज इस पर आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो जिस पर अधिकता होगी उसमें माइनस होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, जिसमें कमी होगी उसमें प्लस हो जाएगा। क्लियर, अब हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न आवेश जो होगा वो कितना होगा, +-N इंटू E होगा। +-NE क्यों, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए अब n का मान जो है वो सदैव पूर्णांक होता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। पूर्णांक का मतलब क्या है, यानी कि 1 2 3 4 ... कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहां पर 1.2 2.5
ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी कि n का मान जो होगा वो एक ही होगा, पूर्णांक। 1 2 3 4 5 6 7 8 20 50 1000 लाख कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन एक पूर्णांक में ही देगा या फिर लेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी परमाणु कण, कोई भी कण जो है इलेक्ट्रॉन जो है किस संख्या में आदान प्रदान करता है, तो या तो वो क्या होगा, उसका आदान करेगा या फिर उसका ग्रहण करेगा या फिर उसको प्रदान करेगा। ठीक है, यानी कि या तो उसको देगा या उससे लेगा, और किस संख्या में लेगा, एक पूर्णांक में लेगा। यानी कि ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आधा इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं। कैसा होगा, अगर वो दे रहा है तब भी वो पूर्णांक ही देगा, और अगर वो ग्रहण करता है तब भी वो क्या करेगा, एक पूर्णांक के रूप में ही ग्रहण करेगा, यानी कि केवल और केवल पूरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो वो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 1 होगा। ठीक है, लेकिन आधा, 2.5, सवा ये नहीं होगा। ठीक है, पूर्णांक ही होगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्लियर। आप चलिएगा आगे। आगे है, देखिए, कूलम्ब्स लॉ इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। ये कैसे थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, और 1785 में इन्होंने एक नियम दिया था जो कहलाया कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में क्या कहा गया है कि निर्वात के 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला जो बल है वो कणों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती, और दोनों कणों के मध्य की जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कूलाम ने 2 बिंदु आकार के आवेश कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया था जिसको हमने बताया कूलाम का नियम। ठीक है, और वो क्या कहता है कि निर्वात में कोई 2 आवेशित कण हैं जो उनके मध्य बल लग रहा है, या तो आवेश, या तो वो होगा आकर्षण या होगा वो प्रतिकर्षण। ठीक है, वो क्या होगा, दोनों कणों के गुणनफल के आवेश के बराबर होगा, और दोनों कणों के जो मध्य की बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के उल्टा होगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 2 आवेशित कण है Q1 Q2, उनके बीच की दूरी है R। तो हमने क्या कहा कि कूलाम का नियम यह कहता है कि निर्वात में 2 आवेशित कण Q1 और Q2, इनके बीच लगने वाला जो बल है F, वो किसके समानुपाती होता है, उसके आवेश के गुणनफल के बराबर, गुणनफल के समानुपाती होता है। हो गया। अब उनके बीच की दूरी जो R है उसके वर्ग के, यानी कि R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती को हम लिखते हैं 1/, में। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहां पर है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देखेंगे, तो हम जब इस दोनों को लिखेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और ये जो 1/4πε0 है यही हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम नियतांक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समानुपातिक स्थिरांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसकी वैल्यू का आप याद रखिएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। ठीक है, अब देखिएगा, बल, जो बल का मात्रक है वो क्या होगा, न्यूटन, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूटन में है। ठीक है, अब जहां ε0 क्या है, ε0 हमारे पास है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, और ε0 का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमेय सूत्र की बात करें, ε0 का विमेय सूत्र होता है m-1 l-3 T4 a²। न्यूटन का क्या होता है विमेय सूत्र, न्यूटन का होता है m l t और -2। ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों को आप याद रखिएगा, ये दोनों काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपके पास है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र को हम किस तरीके से कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का क्या कंसेप्ट होता है, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए किस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत आवेश, देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि किसी बिंदु आवेश Q0, जिस Q0 हम कैसे लिखेंगे, Q0 लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, Q और सफिक्स में 0। तो किसी बिंदु आवेश Q0 को किसी अन्य आवेश कैपिटल Q के समीप रखने पर बिंदु आवेश बल का अनुभव करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई बिंदु आवेश है, यानी कि कोई छोटा आवेश है, वो क्या हम करें कि एक Q आवेश के समीप उसको रख दिया, तो वो क्या करेगा,
बिंदु आवेश जो है एक बल का, यानी कि ये जो है इसके कारण एक बल का अनुभव करेगा, जैसे कि इस पर एक बल लगाया जा रहा हो। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है विद्युत क्षेत्र, यानी कि जितनी एरिया में वह बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। देखिएगा, किसी विद्युत आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, आवेश Q का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये है कैपिटल Q आवेश और इसका जो क्षेत्र है वो यहां तक है। मान लो यहां तक अगर कोई भी इसमें चार्ज आता है तो वो इस Q के कारण क्या करेगा, एक बल का अनुभव करता है इस एरिया तक। जैसे इस एरिया से बाहर जाता है तो वो बल का अनुभव नहीं करता, लेकिन यहां पर अगर आ गया तो वो एक बल का अनुभव करता है। तो यहां तक क्या हो गया, इसका विद्युत क्षेत्र हुआ। क्लियर, यही है इसका कंसेप्ट है। तो Q जो है वो क्या है, स्रोत आवेश, और Q नॉट को परीक्षण आवेश कहते हैं, यानी कि जिस पर बल अनुभव होता है, जो बल का अनुभव करता है उसको क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, और जिसके कारण बल का अनुभव होता है उसे कहते हैं स्रोत आवेश। ठीक है, तब स्रोत आवेश Q की R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि Q जो है हमारे पास, उसकी R दूरी पर स्थित कोई परीक्षण चार्ज Q नॉट है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्या लिखेंगे, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि किसी आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका मान उस बिंदु पर रखे एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो कैसे लिखेंगे कि Q आवेश पर Q बल मतलब जो Q नॉट आवेश है, जो परीक्षण आवेश है, उस पर Q का बल, कहने का मतलब है Q कौन सा, स्रोत आवेश जो है उसका बल क्या कितना होगा कि F इक्वल टू 1/4πε0 और कैपिटल Q और Q नॉट, यानी कि दोनों हमने आवेश ले लिए, और अपॉन में R स्क्वायर, उनके बीच की दूरी। ठीक है, चलिए अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। जो F है उसके F की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वल टू 1/4πε0 और इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दिशा बिंदु Q नॉट आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही होगी। कहने का मतलब ये है कि ये प्लस Q आवेश है और एक Q नॉट है, तो इस पर जिस डायरेक्शन में बल लगेगा, मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी डायरेक्शन में होगी। क्लियर है। मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट पर मीटर, और V में सूत्र हो जाएगा ml t-3 और a-1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास विद्युत बल रेखाएं। देखिए, एक आपको एक नोट और बता दें कि आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि जो परीक्षण आवेश Q नॉट होता है, जो हमने बताया था परीक्षण आवेश Q नॉट होता है, वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक ही होता है। ठीक है, और स्रोत आवेश अगर प्लस है तो Q नॉट को प्रतिकर्षित करता है। तो यह क्या करता है, Q नॉट को प्रतिकर्षित करता है। अगर प्लस जो कैपिटल Q आवेश है वो प्लस है तो ये हमेशा इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q से दूरी की ओर होती है। क्लियर है। चलिए, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, किसी धनावेशित कण की बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, यानी कि धनावेशित अगर है, जैसे कि यह धनावेशित अगर है तो इसकी कैसी होंगी, बाहर की ओर। ठीक है, और ऋणात्मक कण की जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, वो भीतर की ओर होंगी। ठीक है, वो कैसी होंगी, भीतर की ओर होंगी। ठीक, बस इतना आपको देखना है। अब हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से प्रारंभ होकर माइनस आवेश पर समाप्त होती है, यानी कि अगर दो चार्ज है तो प्लस आवेश से क्या होगा, आरंभ होंगी, प्लस आवेश से प्रारंभ होंगी और माइनस आवेश में समाप्त होती हैं। ठीक है, यानी कि प्लस में से निकलेंगी और माइनस में प्रवेश करेंगी। ठीक है,
दो समान आवेशित कणों को जोड़ने वाली सीधी रेखा, दो समान आवेशित कणों को जोड़ने वाली सीधी रेखा, उस पर एक ऐसा बिंदु होता है, जो सीधी रेखा होती है उस पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कैसे? देखिए, दो समान आवेश हैं प्लस और प्लस, ठीक है, उनको जोड़ने वाली रेखा यहां पर ये है। तो इस रेखा पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। कभी आपसे ये पूछे कि उदासीन बिंदु क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी में, तो दो समान आवेशित कणों को जोड़ने वाली सीधी रेखा के पर जो बिंदु होता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कैसी होती है? शून्य होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। और चाहे वो प्लस के चार्ज हो चाहे वो माइनस के चार्ज हो, उस उनको जो बीच की दूरी होगी, अगर हम सीधी रेखा के डिनोट करें तो उस रेखा पर एक बिंदु कहीं ना कहीं पर ऐसा होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। दो असमान बिंदु आवेशों के मध्य किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो शून्य नहीं होता है। यानी कि दो असमान बिंदु है और उनके मध्य किसी भी बिंदु पर, जैसे कि मान लो ये प्लस है तो ये हमने कर दिया माइनस, तो अब इस रेखा पर कहीं पर भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें शून्य मिल जाए। लेकिन अगर दोनों ही हम सेम चार्ज कर दें तो उनके बीच की जो रेखा होगी वो कहीं ना कहीं पर एक बिंदु ऐसा बनाएगी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अगर अपोजिट विपरीत चार्ज हैं तो वहां पर 0 नहीं होती। क्लियर? चलिए, विद्युत फ्लक्स की बात करें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन हम बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि किस कोई हमारा पृष्ठ जो है, कोई पृष्ठ क्षेत्रफल रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई भी हमने जो है पृष्ठ रख दिया, उससे जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी, विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और हम कह सकते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, वो विद्युत क्षेत्र यानी कि एक सदिश राशि है तो इसलिए दिशा को प्रकट करता है। यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ए हो तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, तो जब हम इन वेक्टर रूप को हटाते हैं तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हम किस तरीके से कह सकते हैं? देखिए कि जो भी हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र हमारा ये है, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें क्या है? एक हमने पृष्ठ को रख दिया, तो इस पृष्ठ से ये रेखाएं, बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। और विद्युत फ्लक्स का मान हम कैसे निकालेंगे? कि E इंटू ए, किस कि इतने एरिया से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन्हीं की संख्या क्या कहलाएंगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। ठीक है, अब इस पृष्ठ को हमने क्या किया कि किसी एंगल पर रख दिया, किसी एंगल पर रख दिया। तो किसी एंगल पर रखने में हम कैसे इसे करेंगे कि जो भी हमारे ये पृष्ठ का एरिया होगा वो हमेशा किस तरीके से हम करेंगे? उसके पृष्ठ के लंबवत दिशा में होता है, पृष्ठ के लंबवत दिशा में करेंगे। तो अब की बार अगर ये इधर इस साइड को हमने रख दिया है तो यहां पर ये थीटा कोण बनाते हुए गुजरेगा, यानी कि जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो थीटा कोण बनाते हुए गुजरेगा। तो हम यहां पर देख सकते हैं किसी एंगल पर रखने पर किस तरीके से इफेक्ट दिखाई देता है, और अगर हम रखेंगे सीधा तो इस तरीके से इफेक्ट दिखाई देगा। हम बता देते हैं आपको कि जहां थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल ए के मध्य एक कोण है। किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ए पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो वेक्टर ए पृष्ठ के तल के लंबवत ही होगा। यानी कि अगर इस तरीके से हम रख रहे हैं सीधा तो इसके लंबवत इस तरीके से हो जाएगा, अगर हम ऐसे तिरछा रख रहे हैं तो इसके लंबवत इस तरीके से हो जाएगा, पृष्ठ के तल के लंबवत ही क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि? अदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। इन दोनों को आप याद रखिएगा। ऐसा ही मात्रक क्या होता है विद्युत फ्लक्स का? न्यूटन पर कूलाम और मीटर स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। विद्युत विमीय सूत्र क्या होता है? ई की विमा हम लिख देंगे mL_T-3 A-1। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगी विद्युत फ्लक्स की? mL³ T-3 और A-1।
ठीक है, चलिए विद्युत विभव की बात करते हैं। विद्युत विभव क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस तरीके से कह सकते हैं, कोई अगर आपसे मालूम करे तो देखिए, विद्युत विभव आवेशों के निकाय का किसी बिंदु के लिए एक विशिष्ट मान होता है। इसलिए एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु का विभव कहलाता है। कैसे कि एक धनावेश को, कोई एक धनावेश है, उसको अनंत से लाया जा रहा है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर। विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु स्थित है तो उस पर अनंत दूरी से लाया जा रहा है, तो उसको लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा तो उस बिंदु का विभव कहलाएगा, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। और यदि प्लस Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो बिंदु पर जो विभव होगा वो V इक्वल टू W/Q0 होगा। ठीक है, तो P को कहां से लाया जा रहा है, अनंत से लाया, P बिंदु पर अनंत से किसे लाया जा रहा है, यहां पर। ठीक है, किसको, Q0 को धीरे धीरे ला करके हम P पर लाना चाहते हैं, और P कहां है, एक विद्युत क्षेत्र में है, यानी कि अनंत दूरी से इस Q को चला करके लाए और बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो बिंदु P का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, चलो, विद्युत विभव एक अदिश राशि है और ऐसा मात्रक होता है जूल पर कूलाम, जिसको हम लिखते हैं J/C, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही बोला जाता है वोल्ट। ठीक है, जिसका V में सूत्र हो जाता है ml² T - 3 A - 1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, तो चलिए मान लेते हैं कि किसी धनावेशित कण प्लस Q को किसी आवेश प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाना है। ठीक है, कोई धनावेश प्लस Q है, उसको प्लस Q, कोई धनावेश है Q0 जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, उसको प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है P, उस तक लाना है। ठीक है, तो अनंत से लाते हुए धनावेश का प्लस Q0 किसी क्षण बिंदु A पर है। मानो कि हम जो है, देखिए ये आपको फिगर दिखाया गया था कि इसको जो है अनंत से लाया जा रहा है, अनंत से इसको लाया जा रहा है बिंदु P पर, अनंत से लाया जा रहा है, तो यहां पर ये मान लो किसी क्षण A पॉइंट पर है, इस टाइम ये A पॉइंट पर है, इसको इमेज को ध्यान में रखिएगा। तो किसी टाइम वो A पॉइंट पर है, यानी कि बिंदु A आवेशित कण प्लस Q से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो बिंदु A पर प्लस Q के कारण Q जो प्लस Q0 है, परीक्षण आवेश जो लाया जा रहा है वहां से, वो प्लस Q के कारण उस पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0/x²। अब हम कहेंगे कि वो प्रतिकर्षण ही क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर स्रोत जो आवेश है वो प्लस होगा तो जो परीक्षण आवेश है उसका क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर वो माइनस है तो क्या होगा, उस पर आकर्षण बल लगेगा। ठीक, अगर हमारे पास प्लस है तो अब क्या लग रहा है, इस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, यानी कि प्लस Q आवेश है स्रोत वाला, तो हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश पर कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि जो स्रोत चार्ज है वो क्या है, Q है। देखिएगा इस तरीके से अनंत से लाया जा रहा है और बिंदु A पर ये किसी क्षण है, और ये कितनी दूरी पर है, प्लस Q से x दूरी पर है। बिंदु P तक लाना है, बिंदु P की दूरी कितनी है, R, तो P से Q तक, P से A तक की दूरी कितनी होगी, छोटी दूरी है कोई dx, ये हमने मान लिया। तो इससे देखिएगा, माना प्लस Q को अत्यंत कम दूरी dx विस्थापित करने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। कौन सा, कितना कार्य है, dw कार्य करना पड़ता है। तो अदिश गुणन से हम देख सकते हैं कि dw इक्वल टू f डॉट dx, और dx हम कैसे लिखेंगे कि f dx cos 180। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो बल है उसकी दिशा इस साइड है, जो बल है उसकी दिशा किधर है, इस साइड है, और जो हमारा विस्थापन है उसकी दिशा किधर है, वो इस साइड है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 180, कितना हुआ, 180। तो 180 हम यहां पर थीटा लिखेंगे। क्लियर है, तो dw इक्वल टू कितना हो गया, cos 180 का मान -1 होता है, cos 180 बराबर कितना होता है, -1। तो यहां पर -f dx आ जाएगा, और f की वैल्यू कितनी होती है,
1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। अब हमको क्या करना है कि क्यू नॉट को x इक्वल टू अनंत से और x इक्वल टू r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि हम क्या कह रहे थे कि ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है इसमें p बिंदु तक लाना है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ से यहाँ तक r दूरी पर है, और कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है। तो अनंत से r दूरी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, 0 टू w, यानी कि 0 से w तक कार्य किया गया होगा, और माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, अनंत से कहाँ तक लाया जा रहा है, r दूरी तक, तो 1/r² dx। कैसे कि देखिएगा ये तो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो इसको हमने बाहर निकाला, और 1/x² बचा है, यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया है। चलिए अब क्या करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होगा x⁻⁻2, और यहाँ पर x⁻⁻2 जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन जब होता है तो -2 और ये हो जाएगा +1 अपॉन में -2 + 1। इस तरीके से हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि जो भी पावर है उसमें एक जुड़ जाता है और नीचे जो है पावर का टर्म आ जाती है। तो यहाँ पर अपर लिमिट हो जाएगी r और लोअर लिमिट हो जाएगी इन्फिनिट, और इनफाइनाइट लोअर लिमिट के हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने पर हम पाएंगे q अपॉन 4πε0 और -1/r + 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है कार्य, और कार्य कितना है 1/4πε0 q नॉट अपॉन r। तो किसी बिंदु आवेश को +q आवेश के r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, 1/4πε0 q नॉट अपॉन r। क्लियर। बिंदु P पर जो विभव है, अब देखिएगा हमें कार्य का पता चल गया, तो विभव निकाल लेते हैं। तो विभव क्या होता है, W/Q0, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 q नॉट अपॉन r अपॉन q नॉट, तो विभव कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, क्योंकि q से q नॉट से q नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, और ये डेरिवेशन आ जाता है। कुछ नोट पॉइंट हैं उनको आप याद रखिएगा, और उनको आप याद रखेंगे तो आपको और भी इजी तरीके से आपको इसका जो है समझ आ जाएगा कि कैसे विभव किस तरीके से होता है, और न्यूमेरिकल में आपको अति महत्वपूर्ण बिंदु ये लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए विभव का मान ज्ञात करने के लिए आवेश का मान चिन्ह के साथ प्रयोग किया जाता है। अगर माइनस का आवेश है तो माइनस, प्लस का आवेश है तो प्लस क्यू आवेश का विभव धनात्मक होता है। प्लस क्यू आवेश का विभव कैसा होता है, धनात्मक होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि बाह्य बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य कर रहा है। सीधा सीधा मतलब होता है। माइनस क्यू आवेश का विभव ऋणात्मक होता है, जिसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो स्वयं कार्य कर रहा है, अगर माइनस आवेश का जो विभव है वो ऋणात्मक है। R इक्वल टू इन्फिनिट तथा V इक्वल टू 0, अतः हम कह सकते हैं कि अनंत पर विद्युत विभव का मान कैसा है, 0 है। क्लियर। अब बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं विभवांतर को। विभवांतर की बात करें तो देखिएगा यहां पर आपको दिखाया गया है कि माना किसी बिंदु आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु A तथा B के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। यहां बिंदु A आवेश Q से कितनी दूरी पर है, RA दूरी पर है, जबकि विभवांतर B आवेश Q से कितनी दूरी पर है, RB दूरी पर स्थित है। अतः बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होगा वो क्या होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। यानी कि हमने कहा कि प्लस क्यू आवेश से जो A पॉइंट है वो RA दूरी पर है, और B पॉइंट जो है वो RB दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश प्लस Q का बिंदु A पर विभव कितना हो जाएगा कि VA इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन RA, और इसी प्रकार Q का बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा VB इक्वल टू 1/4πε0 इक्वल इंटू में Q अपॉन RB। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि बिंदु B तथा A के मध्य विभवांतर, तो दोनों के विभवों का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। दोनों के विभवों का अंतर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 1/RB माइनस 1/RA। अब यदि किसी आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक स्थानांतरित किया जाता है तो इसके लिए किया गया कार्य जो है विभव के सूत्र से हम निकालेंगे कि W इक्वल टू AB, जो मतलब A और B को A से B तक स्थानांतरित करने में कार्य किया गया, तो WAB इक्वल टू VA माइनस VB और इंटू में Q नॉट, यानी कि VA माइनस VB और इंटू में Q नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर
वी ए है, वी ए माइनस वी बी इक्वल और माइनस इंटू में क्यू नॉट। ठीक है, चलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चलिए इसके बारे में आप जान लेते हैं। अब देखिए यहां पर हम आपको बता दें कि दो या दो से अधिक आवेशित कणों को दूर ले जाने या फिर हम कह सकते हैं कि समीप लाने, ठीक है, या तो दूर ले जाने की बात करेंगे या समीप लाने की बात करेंगे, तो उनके लिए कार्य किया जाता है, या तो दूर ले जाने के लिए किया जाता है या फिर समीप लाने के लिए किया जाता है। तो यह कार्य कणों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो हम इसी आधार पर कह सकते हैं कि विद्युत आवेशों के किसी निकाय को गतिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी जो निकाय के आवेशों को अनंत से उनके निर्दिष्ट बिंदु या स्थानों तक लाने में किया जाता है। ठीक है, हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि मान लिया कि प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, R है। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम कल्पना कर सकते हैं कि सर्वप्रथम दो आवेश एक दूसरे से अनंत दूरी पर थे। मान लिया ये दोनों कितने पर थे, अनंत दूरी पर थे। ठीक है, अनंत से प्लस Q आवेश को बिंदु A तक लाया गया, प्लस Q आवेश को बिंदु A तक यहां तक लाया गया है। ठीक है, तो बिंदु A तक लाने में जो कार्य किया गया है वो कितना, शून्य है, परंतु Q2 को अनंत से लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, देखिए प्लस Q को हम निकालते हैं तो कैसा हो जाएगा, W इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, क्योंकि प्लस Q2 जो है बिंदु B पर है तो वी बी माइनस वी ए और इंटू में क्या हो जाएगा Q2, यानी कि बिंदु B पर प्लस Q का जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इंटू Q2। तो यहां पर वी बी माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर। वी ए कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये पहले अनंत पर थे, तो जब ये अनंत पर थे तो बिंदु ए तक हम लाए तो अनंत से कोई भी इस पर विभव नहीं कार्य कर रहा था, इसलिए क्या हुआ, वी ए का विभव 0। और जब हम इसको आर दूरी पर लाए तो इस पर यह काम करने लगा, तो यहां पर हुआ वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R और इनटू में Q2 है। तो हम अगर इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमें कार्य के रूप में मिल जाएगी। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के संबंध के बारे में। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के संबंध, इनमें क्या क्या संबंध होता है इसके बारे में चलिए अब हम देख लेते हैं। अब देखिए विद्युत ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना में आवेशों के मान चिन्हों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि आवेश अगर प्लस है तो यहां पर भी हम प्लस रखेंगे और आवेश अगर माइनस है तो यहां पर भी हम माइनस रखेंगे। जो प्लस है उसे प्लस, जो माइनस है उसे प्लस रखने वाले हैं। यदि निकाय में 2 से अधिक आवेश हैं तो आवेशों के प्रत्येक स्वतंत्र जोड़े की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसको ज्ञात करके सभी ऊर्जाओं का हम योग कर लेते हैं और यही मान क्या कहलाएगा, उसका स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, जो भी हमारा निकाय बनता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, और जिसको बोला जा रहा है विभव प्रवणता, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आइए, मान लिया कि बिंदु ए पर आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। बिंदु ए पर यहां प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। क्लियर। यदि प्लस Q0 को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध dr दूरी पर विस्थापित करने में किया गया कार्य जो है वो dW हो, किया गया कार्य कितना हो, dW हो, तो dW इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू dr, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने इसको यहां पर विस्थापित किया, तो कितना फोर्स लगाकर विस्थापित किया, यानी कि उसका परिमाण और जितना विस्थापन हुआ उसका परिमाण कितना हुआ, F इंटू dr। तो यहां पर हम कैसे लिखते हैं कि देखिए फोर्स हमारा इस साइड है और जो हमारा विस्थापन है वो इस साइड है, तो एंगल कितना, 180, तो कितना हो जाएगा, dW इक्वल टू माइनस F dr।
अब यहाँ पर एफ की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, एफ की वैल्यू लिखते हैं ई क्यू से। तो एफ कितना होता है, एफ होता है हमारे पास ई क्यू। और ये कहाँ से आया, हमने अभी बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो जब हम एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ई इंटू क्यू नॉट, तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक, इंटू डी आर। तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इसको हम नीचे लिखेंगे, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई डी आर। चूंकि हम कह सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बिंदु बी व ए के मध्य क्या है, विभवांतर है, जिसको हम डी वी लिख सकते हैं। तो यह क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू डी वी। तो डी वी इक्वल टू माइनस ई आर, और माइनस ई आर को हम कैसे लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू डी अपॉन डी आर, यानी कि इसके नीचे ही आ जाएगा, तो डी वी अपॉन डी आर। तो डी वी अपॉन डी आर को विभव प्रवणता कहते हैं, और यह कैसी राशि, एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र का जो ऋणात्मक मान होगा वो विभव प्रवणता के बराबर होता है। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक मान है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक मान विभव प्रवणता के बराबर होता है। क्लियर है, चलिए आगे। नेक्स्ट है गॉस का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस का नियम। गॉस का नियम, या फिर आपके पेपर में आ सकता है गॉस की प्रमेय के नाम से। तो गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय में आप कंफ्यूजन में ना आए, ये जो है एक ही बात है, ठीक है, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कथन की बात करें कि इसका कथन क्या है, क्या कहता है, गॉस नियम है क्या, और किस तरीके से इसको हम कह सकते हैं। क्लियर, चलिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्वैच्छग्रहित बंद पृष्ठ से, ध्यान से देखिएगा क्या शब्द बोला जा रहा है और किस तरीके से इसको बताया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्वैच्छग्रहित बंद पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार फिर से देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्वैच्छग्रहित बंद पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ई ए, जो किसके बराबर होगा कि उसके बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। क्लियर, जहां पर E नॉट क्या है, वो निर्वात या फिर वायु की विद्युतशीलता है, और Q क्या है, वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है। तो यदि बंद पृष्ठ द्वारा किसी कुल आवेश जो बंद पृष्ठ का है उसका कुल आवेश शून्य हो, तो बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल आवेश क्या होगा, अभिलंबवत फ्लक्स भी शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका भी गुना होता है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि चार्ज भी 0 है। ठीक है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे, इसका प्रूफ बहुत आता है। तो एग्जाम के माध्यम से आप इसको जो है एग्जाम के लिए आप इसको तैयार कीजिएगा, अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, समझिएगा इसको। देखिए, माना आर्त त्रिज्या के एक किसी गोले के केंद्र O पर, किसी गोले के केंद्र O पर ये गोला है, इस गोले के केंद्र O पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। कूलाम के नियम अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि सतह पर स्थित किसी बिंदु P पर आवेश को विद्युत क्षेत्र त्रिज्या के दिशा में बाहर की ओर होगा। बिंदु P जो है वो पृष्ठ पर है, तो प्लस Q के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या की दिशा है उसी की ओर बाहर की ओर होगा। तो हम कह सकते हैं कि E इक्वल टू 1/4πε0 और डॉट में Q/r²। ठीक है, देखिए बिंदु P है, तो ये जो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लस Q चार्ज के कारण वो जो है किसकी तरफ होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, वो किसकी ओर, बाहर की ओर होगा। तो D फाई इक्वल टू E डॉट डी ए, और जब हम इसको वेक्टर रूप से हटाकर लिखते हैं तो E dA cos थीटा क्या हो जाएगा, E dA cos
थीटा। और यहां पर गॉस प्रमेय का अगर उपयोग करें तो देखिए फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डी ए, तो सरफेस क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और आर त्रिज्या के गोले पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसके जब हम वैल्यू रखेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा 4 ई पाई आर स्क्वायर, और यहां पर cos 0, तो फाई इक्वल टू 4 ई पाई आर स्क्वायर, और यहां पर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर जब हम इसको 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। तो हम कह सकते हैं कि गॉस प्रमेय में जो फाई है वो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि गॉस प्रमेय के अनुसार जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन यानी कि जो चार्ज है उसके एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। ठीक है, तो यही क्या है गॉस का नियम है। हमने कहा था कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश Q के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो क्या हो जाएगा F जो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या था गॉस का नियम है। तो फाई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर ई, और इसी के बराबर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब आर दूरी पर यदि क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, अगर क्यू नॉट आवेश आर दूरी पर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो बल है वो कितना हो जाएगा एफ इक्वल टू ई डॉट ई क्यू, है ना, ई डॉट क्यू नॉट, और एफ इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और यही क्या है कूलाम का नियम है। तो इसी से कूलाम का नियम भी निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे कूलाम का नियम भी निकलेगा, और हम कह सकते हैं कि इसी से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं और फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। गॉस का नियम यहां पर काम आएगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास है कुछ नोट पॉइंट है, इनको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने यहां पर इसको लिया है। यदि आवेश चारों ओर से किसी परावैद्युत पदार्थ से घिरा है, ध्यान से देखिए, यदि आवेश चारों ओर से किसी परावैद्युत पदार्थ से घिरा है तो विद्युत फ्लक्स का मान k गुना घट जाता है। तो फाई डैश जो नया मान होगा वो क्या होगा q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई अपॉन के। यदि सतह के भीतर अनेक आवेश Q1 Q2 माइनस Q3 यानी कि प्लस माइनस में कितने बहुत सारे आवेश हैं, तो तुल्य आवेश का मान जो होगा वो सभी जो आवेश हैं उनका एल्जेब्रिक सम होगा, और एल्जेब्रिक यानी कि बीजगणितीय सम, बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि जिस चार्ज पर जो भी चिन्ह है उसी के साथ रखकर उसको ऐड कर देना। ठीक है, तो माना अब देखिए, हाँ, यदि तुल्य आवेश का मान शून्य है तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। हमने बताया था तुल्य आवेश कितना है पृष्ठ से शून्य, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाई इक्वल टू हमने क्या बताया था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू, तो जब यही 0 है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर Q1 इक्वल टू 10 म्यू कूलाम यानी कि माइक्रो कूलाम, और Q2 इक्वल टू -10 माइक्रो कूलाम, तो दोनों क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 अलजेब्रिक सम, तो क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसी में नेक्स्ट पॉइंट, यदि सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य हो, सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाए तो सतह के भीतर तुल्य आवेश कैसा होगा शून्य होता है। इसका मतलब यही है कि जो सतह के भीतर तुल्य आवेश है वो शून्य है। गॉस का नियम किसी भी आकृति की गॉसियन सतह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। गॉस की प्रमेय व्युत्क्रम वर्ग नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ पर आधारित है और सतह के बाहर निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक माना जाता है, अतः धनात्मक आवेश का विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। ऋणात्मक आवेश का विद्युत फ्लक्स सतह पर भीतर की ओर अर्थात ऋणात्मक लिया जाता है, और गॉस प्रमेय की सहायता से एक कूलाम आवेश द्वारा निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, और क्यू जो है वो 1 है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमने बताया था 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर जो है 11। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कि गॉस के प्रयोग के अनुप्रयोग। गॉस ने जो प्रयोग किए थे उनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम,
तो सबसे पहले है सीधे आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा। सीधे आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए और कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। जो भी आपको पॉइंट लगे कि जो हम यहाँ से बता रहे हैं कि आपको लिखना है, तो वो पॉइंट आप नोट डाउन करते रहिएगा। जब उस आपने जो नोट्स तैयार किए होंगे, जो भी आप शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे अपने की पॉइंट से, अपने माइंड से, इस वीडियो को देख करके, तो जब आप इस वीडियो को दोबारा से देखोगे तो आपको इतनी ईजी लगेगी कि आपने कोई वीडियो ऐसी यूट्यूब पर ना देखी हो। चलिए, तो सीधे आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, मान लो कि अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार दिखाया गया है। वो कौन सा है? वो है ए बी, ये है यहां पर। ठीक है, इसको देखते चलिएगा। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि तार की एकांक लंबाई पर लैम्डा कूलाम आवेश, जिसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे क्या कह रहे हैं? रेखीय आवेश घनत्व कह रहे हैं। और तार के किसी बिंदु O से लंबवत दूरी r पर बिंदु P स्थित है। देखिए, ये कोई तार है, इसके लंबवत किसी बिंदु, कोई बिंदु है P, लंबवत दूरी पर r दूरी पर एक बिंदु है P यहां पर। ठीक, हम इस बिंदु P पर तार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, बस यही हमको यहां पर ज्ञात करना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। फिगर को आप ध्यान से देख ही लीजिए। अब देखिए, बिंदु O से समान दूरी पर तार को दो अत्यंत छोटी लंबाई ए बी है। ठीक है, कैसे हम किस तरीके से हम देखिए कैसे करेंगे। यहां पर बिंदु O यहां पर हमने मान लिया, यहां से ए और बी तार की छोटी छोटी लंबाई है, जिनका विद्युत क्षेत्र DE दर्शाई गई है। जिन पर विद्युत क्षेत्र कितना है? DE है। ठीक है, चलिए सही है। विद्युत क्षेत्र DE के क्षैतिज घटक DE cos थीटा। अब यहां पर बिंदु B है, यहां पर बिंदु A है। ठीक, अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से ये विद्युत क्षेत्र बिंदु B के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये बिंदु A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये। ठीक है, और इनके जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? यानी कि इसका क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए जाएगा, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा ये और इसका कंपोनेंट हो जाएगा ये। क्लियर है? यहां से आप ध्यान से देखिएगा, यही कंपोनेंट होंगे। यानी कि A और B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली। तो यहां पर DE cos थीटा एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो DE cos थीटा है ये इस साइड है और ये इस साइड है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, तो ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, समाप्त कर देंगे जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। जबकि क्या होगा कि DE के ऊर्ध्वाधर घटक जो DE sin थीटा है, ये वाला जो DE sin थीटा है, और तार से OP की दिशा में है, यानी कि ये O है और ये P है। देखिए दोबारा से ऊपर देते हैं, ये O है और ये यहां पर OP की दिशा में ही है DE sin थीटा। तो हम कह सकते हैं कि अनंत लंबाई के किसी सीधे आवेशित तार की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तार के अक्ष के लंबवत होती है। यानी कि तार का अक्ष ये है और उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? तार के क्षेत्र के लंबवत होती है। तो आइए विद्युत क्षेत्र का मान हम ज्ञात करें। कैसे? देखिए, एक चित्र और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा, फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि अनंत लंबाई का एक धनावेशित सीधा तार, अनंत लंबाई का धनावेशित एक सीधा तार है और तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। ये सीधा तार और तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर तार का विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र इसका ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई कितनी है? L है। ठीक है, बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमने क्या कहा था कि जो
आवेशित तार का अक्ष है उसके लंबवत होती है, तो अक्ष ये है, लंबवत ऐसे होगी, अक्ष ये है, लंबवत ऐसे होगी। तो बिंदु ए और बी के जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो गया, डीई। और बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा इसका, डीई। क्लियर, यहां तक आपको समझ आया होगा। और देखिए जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, तल के लंबवत। तो तल ये है और लंबवत इसके क्या हो जाएगा, डी ए। इसी तरीके से जो बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, डीई, और उसी के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तल के लंबवत, डीबी। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप समझ लीजिएगा। हम कह सकते हैं कि अनंत लंबाई के किसी सीधे आवेशित तार की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तार के अक्ष के लंबवत है। ठीक है, बेलन की सतह 1 व 3 पर विचार करिए। 1 व 3 कैसे कह सकते हैं, देखिए यहां पर 1 और 3 पर विचार करो, ध्यान में रखिएगा, हम आगे चल रहे हैं। डी ए की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, यह भी पता है। अतः 1 व 3 से निकलने वाले जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो कैसा होगा, शून्य होगा। वो शून्य क्यों होगा, क्योंकि डी ए और डीई के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। और जब हम cos थीटा में cos 90 रखेंगे तो आएगा 0, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे। अब बेलन की सतह 2 पर स्थित ए से निकलने वाला फ्लक्स हम ज्ञात करते हैं, यानी कि कहां पर, यहां। ये जो 2 है, 2 वाला स्पेस है, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इधर ही है, तो इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0। कैसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इस साइड है, विद्युत क्षेत्र भी इस साइड ही है, तो क्या हो जाएगा, एंगल इनके बीच में 0। दोनों ही एक साइड है। अगर इस तरफ होता और एक इस तरफ होता तो दोनों के बीच एंगल कितना होता, 180। तो 0 जब हम रखेंगे cos थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए। क्लियर, तो संपूर्ण सतह से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, टोटल 0 से 2 पाई आर एल। और 2 पाई आर एल क्या है, वो संपूर्ण वक्र सतह का क्षेत्रफल है, संपूर्ण वक्र सतह का क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, फाई इक्वल टू ई, और यहां ए यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू 2 पाई आर एल, क्योंकि 2 पाई आर एल क्या होता है, किसी बेलन का क्षेत्रफल होता है और 2 सतह हैं। तो हम यहां पर कहेंगे कि फाई इक्वल टू ई 2 पाई आर एल आंसर हो जाएगा, संपूर्ण सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम कह रहे हैं कि तार की लंबाई L पर उपलब्ध आवेश जो Q है वो लैम्डा L है, और ये क्या है, गॉसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। क्योंकि तार की लंबाई क्या है, L है, एकांक लंबाई से हमने माने लैम्डा। ठीक है, तो तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसको हम बोलते हैं तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा को। तो Q आवेश के लिए गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने पर सतह से निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू Q अपॉन ई, ये हम जानते हैं फॉर्मूला। और Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा L, तो लैम्डा L अपॉन Q, एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू कितनी रखेंगे, E 2 पाई आर एल, और जो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो L से L कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर। तो यहां पर क्या कह सकते हैं हम, E इक्वल टू, अगर हम ऐसे करें कि 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला 2 लैम्डा के साथ और ये वाला 2 इसके साथ आ जाएगा, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन आर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास, देखिए ये है 2 और ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है तो ये एप्सिलॉन नॉट में चले जाएंगे तो 1 अपॉन आर। तो E जो है वो क्या होती है, 1 अपॉन आर के समानुपाती है। नोट पॉइंट देख लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तार से दूर जाने पर क्या होती है, घटती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके, 1 अपॉन आर के समानुपाती है। तो आर का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम प्लस Q आवेश से दूर जाएंगे तो वैसे वैसे आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब आर का मान बढ़ेगा इसका मतलब दूर जा रहे हैं, तो दूर जाने पर क्या होगा, तीव्रता घटेगी, सीधा सीधा मतलब है। धनावेश
तार लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा बाहर की ओर तथा ऋणावेशित तार के लिए लैम्डा लेस देन 0 विद्युत क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर होती है। क्लियर है? चलिए, आवेशित गोलीय खोल द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। आवेशित गोलीय खोल द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहां पर आप देख लीजिएगा, फिगर आपको सही तरीके से दिखाई देना चाहिए और इसको बस आप समझिएगा। देखिए, आर त्रिज्या का एक पतला गोलीय खोल मान लीजिए, आर त्रिज्या का एक पतला गोलीय खोल है, ध्यान से समझते जाइएगा, जैसे ये है। ठीक है, मान लिया कि खोल की सतह प्लस क्यू आवेश पर एक समान रूप से वितरित है। खोल की सतह पर जो प्लस क्यू आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, चलिए मान लिया गया। इसके बाद कह रहा है कि हमारा उद्देश्य गोलीय खोल के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां 3 स्थितियां बनती हैं। स्थिति 1, जब बिंदु P खोल के बाहर स्थित हो, इस खोल के बाहर स्थित है बिंदु P। और दूसरी स्थिति बनती है कि जब बिंदु P खोल की सतह पर स्थित हो, यहां पर। और तीसरी स्थिति बनती है जब बिंदु P खोल के भीतर स्थित हो। तो तीनों स्थिति को एक एक करके देखेंगे। आइए चलते हैं पहली स्थिति की तरफ। चलिए देखते हैं, 3 स्थितियां बनती हैं। आइए देखिए, पहले इसको समझ लीजिएगा। यहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं आगे स्थिति 2, स्थिति 3। तो यहां पर फर्स्ट पर चलते हैं पहले। चलिए, फिगर आपको बार बार दिखाते रहेंगे जैसे समझाने के लिए। देखिए, जब बिंदु P खोल से बाहर स्थित हो, तो बिंदु P खोल से बाहर स्थित है। आइए देखते हैं, ये रहा। ठीक है, बिंदु P खोल से बाहर स्थित है। तो यहां पर R त्रिज्या के गॉसियन गोलीय सतह की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन गोलीय क्या है, सतह है, ये वाला r त्रिज्या का गॉसियन गोलीय सतह। क्लियर? आवेश गॉसियन सतह के भीतर स्थित है, अतः गॉसियन सतह के भीतर तुल्य आवेश कितना है, प्लस क्यू। इसके भीतर प्लस क्यू आवेश। आवेशित गोलीय खोल के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो त्रिज्या के अनुदिश कैसी है, बाहर की ओर, यानी कि यहां से इस प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश है यहां, तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ये दिशा कैसी है, बाहर की ओर। तो हमने मान लिया कि गॉसियन सतह के सूक्ष्म क्षेत्रफल, गॉसियन सतह का सूक्ष्म क्षेत्रफल जो dA है, उससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है, हमने मान लिया d फाई। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि d फाई इक्वल टू E और dA। ठीक, बस इसी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं कि d फाई E इंटू dA, तो E dA cos 0। और 0 क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको बार बार बताया है कि जो dA है वो भी इस साइड है और जो DE है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो भी इस साइड है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो यहां पर cos 0 यानी cos 0 की वैल्यू 1। तो जब हम इसको करेंगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 टू 4 पाई r स्क्वायर। क्यों, इस पूरे का एरिया। हमने क्या किया है, अभी हमने इसका सूक्ष्म एरिया लिया था dA, लेकिन हमको पूरे का निकालना है। तो पूरा क्या होगा, गोले का एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर कर देंगे। तो E और A की जो लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू E 4 पाई r स्क्वायर। अब गॉस के नियम से हम निकालेंगे, फाई की वैल्यू रख देंगे और फाई की वैल्यू रखने पर यानी कि E इंटू 4 पाई r स्क्वायर और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो यही क्या होगा, यही होगा आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब स्थिति सेकंड, जब बिंदु P खोल की सतह पर हो, पहले यहां था
अब ये इसी सतह पर आ गया, ठीक है। तो R इक्वल टू आर हो जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा, R इक्वल टू आर। पहले यहां था तो यहां क्या था, स्मॉल r था, लेकिन अब की बार ये यहां से हट करके कहां आ गया, यहीं पर। तो दोनों का प्रश्न एक ही हुआ, तो R इक्वल टू आर। तो ये E जो है वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो सतह आवेश घनत्व अगर उसका लैम्डा हो, उसका मान आवेश तथा क्या है कि सतह के क्षेत्रफल के अनुपात से मिलता है। सतह का आवेश घनत्व लैम्डा का मान सतह के क्षेत्रफल के अनुपात से मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो हमारे पास Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर है, इसी को हम मान रहे हैं सिग्मा, जिसको बोल रहे हैं आवेश घनत्व। तो हम E मैक्सिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र का यह क्या है, अधिकतम मान है जो सतह पर प्राप्त होता है। अब स्थिति थर्ड में देख लीजिएगा कि सतह से कहां पर आ गया, उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल R है वो R से बड़ा हो जाएगा, यानी कि इस यहां पर देखिए गलत लिखा हुआ है, जो कैपिटल R है वो बड़ा है, नहीं, ये स्मॉल r जो है वो छोटा है कैपिटल R से। अब की बार ये है, तो इसको सही लिख लीजिएगा, ये ऐसे है, ठीक। यहां गॉसियन सतह के भीतर शून्य आवेश है। भाई गॉसियन सतह के भीतर क्या था, शून्य आवेश था। तो इसलिए फाई इक्वल टू E और 0 से 4 पाई आर स्क्वायर तक जाता है, जो हम इसका एरिया तक निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया का विस्तार कहां तक है, 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का एरिया है, और DA। तो जब हम इसको निकालेंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा E 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर गॉस की प्रमेय हम लगाएंगे, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना है 0, यानी कि उसके गॉसन सरफेस जो उसके अंदर जो है फ्लक्स कितना होता है 0। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 0 आ जाएगा। अब जो है E भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आवेशित खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, शून्य होता है। कैसा, शून्य होता है। क्लियर है। चलिए देखिए, ये कुछ नोट पॉइंट है, यही पॉइंट होते हैं जो आपको जो समझने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। देखिए, यदि एक आवेशित कण गोलीय खोल के बाहर स्थित है तो दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैसा होता है, कूलाम के नियम पर आधारित होता है। यदि आवेशित कण गोलीय खोल के भीतर स्थित है तो उस पर लगने वाले बल का मान शून्य होता है, और इसका कारण जो है विद्युत क्षेत्र का मान भी कैसा होगा, शून्य होगा। यदि गोलीय खोल के स्थान पर चालक पदार्थ ठोस गोला हो तो तब भी समस्त आवेश सतह पर आ जाता है, और ठोस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान फिर भी कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं संधारित्र यानी कि कैपेसिटर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 2 से 7 नंबर तक आपका पूछा जाता है। तो देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि वह युक्ति जिसमें चालक के आकार को बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। इस तरीके से समझिएगा कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो इसका विभव बढ़ जाता है। कैसे, मान लिया कि किसी संधारित्र को आवेश Q हमने दिया और संधारित्र का विभव जो है वो V हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि Q अगर बढ़ा तो V भी हमारा बढ़ गया, तो V समानुपाती होगा Q के, या हम कह सकते हैं Q समानुपाती होगा V के। तो Q इक्वल टू CV, जो C एक क्या है, स्थिरांक है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाता है, जहां पर C एक समानुपाती स्थिरांक है और जिसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। C का मान संधारित्र के आकार, प्रकार यानी कि शेप एंड साइज पर और उसके माध्यम पर निर्भर करता है, उसमें कैसा माध्यम दिया गया है। मात्रक की बात करें तो SI में मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट, और इसी को बोलते हैं फैराडे
ठीक है, क्या बोलते हैं, फैरड। और अगर हम कहें कि Q इक्वल टू 1 कूलाम है और V इक्वल टू 1 वोल्ट है तो C जो है वो क्या हो जाएगा, 1 फैरड हो जाएगा। और इसलिए हम कहते हैं कि यदि संधारित्र को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाता है तो संधारित्र की धारिता भी 1 फैरड होती है। धारिता का व्यवहारिक मान बहुत छोटा होता है। कौन कौन से इनको मान को याद रखिएगा कि अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया हो 1 मिली फैरड तो आप लिखेंगे 1 यानी कि 1 × 10⁻³ फैरड। 1 माइक्रो फैरड को 10⁻⁶ फैरड, 1 नैनो फैरड को लिखेंगे 10⁻⁹ फैरड और 1 पिको फैरड को लिखोगे 10⁻⁻12 फैरड। तो वीमा क्या हो जाएगी, m-1 L स्क्वायर माइनस में हो जाएगा और T4 और 1 स्क्वायर इसका वीमा हो जाएगी। बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है किस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, यहां पर देखिए दो प्लेटों का क्षेत्रफल मान लिया कि A है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैसा है, A है और दोनों प्लेटों के मध्य दूरी D है। दोनों प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, D है। तो जब पहली प्लेट को प्लस Q आवेश द्वारा जोड़ा जाता है यानी प्लस Q आवेश उसको दिया जाता है तो पृथ्वी से संबंधित प्लेट पर माइनस Q आवेश हो जाता है। पहली प्लेट को हमने क्या दिया, प्लस आवेश दिया, तो जो भू संपर्क प्लेट है उस पर माइनस आवेश हो जाएगा। तब दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, Q इक्वल टू जो सिग्मा है, सिग्मा जिसको बोलते हैं आवेश घनत्व, तो आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, Q/A। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू σ/ε0। और यही हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं जैसे कि हमने सिग्मा की वैल्यू रखा तो Q/A/ε0। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए E को हम क्या लिखते हैं, V/D, विभव और उनके बीच की दूरी, और यहां पर इक्वल टू में हो जाएगा कि Q/A/ε0। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, QD/A/ε0 आ जाएगा। ठीक है, समांतर प्लेट की धारिता हम निकालें तो C इक्वल टू Q/V। तो V की वैल्यू कितनी है, यहां पर आ जाएगा Q/QD/ε0A और यहां से Q से Q कैंसिल तो कितना हो जाएगा, C इक्वल टू A/ε0/D। तो यदि हम कहें कि A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर, D की वैल्यू 1 मीटर, तो C कितना हो जाएगा, हम यहां पर ε0 की वैल्यू रखेंगे 8.85 × 10⁻⁻12। तो यहां पर आ जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। ये हम बोल सकते हैं 10⁻⁻12 क्या होता है, 10⁻⁻12 तो हमारे पास होता है पिको, यानी कि C इक्वल टू 8.85 पिको फैरड हम यहां पर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम नोट पॉइंट की बात करें तो देखिएगा माना C इक्वल टू 1 फैरड और C2 इक्वल टू 2 फैरड और C3 इक्वल टू 3 फैरड है, तो इसका जो तुल्य धारिता होगी तो कितनी होगी, 1/1 + 1/2 + 1/3 और 6 + 3 + 2/6 हो जाएगा, तो 11/6 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। इसको आप देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां निकालते हैं जो है समांतर प्लेट संधारित्र का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इस तरीके से हम यहां निकालते हैं। ठीक है, चलिए जिसको हम आगे देखने वाले हैं, जो समांतर प्लेट संधारित्र होगा उसको हम आगे देखेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट आपके सामने है समांतर संयोजन। देखिए संधारित्र का समांतर संयोजन, पहले देखें समांतर संयोजन क्या है। समांतर संयोजन के बारे में बात करें तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोल सकते हैं, यानी कि ये तीन संधारित्र आपके दिखाए गए हैं, तीनों संधारित्र क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो जब बैटरी से Q आवेश प्रभावित हुआ, ये देखिए यहां पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी यहां पर है, बैटरी से ये प्लेट जुड़ी हुई है इस तरीके से, और इस प्लेट से तीनों प्लेट ये जुड़ी हुई है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो जब बैटरी से Q आवेश प्रभावित हुआ तो संधारित्रों की धारिता के अनुसार बट गया, तो ये तीनों में बट के गया है, तीनों संधारित्र की प्लेटों में बट कर गया है। तो क्या हुआ, Q इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3, यानी कि जो इन तीनों को जो बटा उन सभी का योग क्या होगा, जो बैटरी से निकला आवेश है उसके बराबर हो जाएगा। तो समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों का विभवांतर समान होता है। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर V है, तो तब प्रत्येक उपलब्ध आवेश Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। तो यदि संयोजन की कुल धारिता Cp मान ले और V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उस पर Q आवेश आ जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि Q इक्वल टू CpV। तो CpV इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1V, C2V और C3V का योग। तो Cp यानी कि कुल धारिता कितनी हो जाएगी, C1 + C2 +
3 हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम अगर नोट पॉइंट की बात करें तो देखिएगा C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, C3 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। तो हम बोल सकते हैं CP इक्वल टू, तीनों को हम ऐड कर देंगे 1 2 3 तो 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अतः समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, उसका मान कैसे निकालेंगे? सबसे अधिक धारिता से भी अधिक होता है। तो यहां पर यदि 6 माइक्रोफैरड धारिता के 4 संधारित्र आपस में समांतर क्रम में जुड़े हों तो परिपथ की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? CP इक्वल टू 6 6 6 6, यानी कि 6 4 बार जुड़ा हुआ है तो 24 माइक्रोफैरड, तो CP इक्वल टू 4 गुना 6 यानी कि 24 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो समान धारिता के संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य धारिता है वो CP इक्वल टू कितना? संधारित्रों की संख्या और गुणा में धारिता। ठीक है, आवेशी संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। तो मान लिया कि किसी संधारित्र की Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, तो यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C इक्वल टू Q अपॉन V, या फिर V इक्वल टू Q अपॉन C हो जाता है। तो संधारित्र को अतिरिक्त dq आवेश दिया जाता है तो उसके लिए किया गया कार्य कितना होगा? dw इक्वल टू V इंटू dq इक्वल टू Q अपॉन C इंटू dq हो जाएगा। अब संधारित्र को कुल आवेश Q देने से इसका किया गया कार्य कितना होगा? dw। ठीक है, dw हो जाएगा, कार्य कितना करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू w से, यानी कि 0 वर्ग से w वर्ग तक, तो 1 अपॉन c 0 टू q, और यहां पर हो जाएगा q dq। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बैटरी द्वारा किया गया यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C, तो 1 अपॉन 2 Q अपॉन C और इनटू में Q हम बाहर लिखेंगे तो Q अपॉन C जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर है, तो U इक्वल टू 1 अपॉन 2 VQ। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो जो CV है वो किसके? Q के बराबर है, इसलिए हमने यहां पे लिखा। तो देखिएगा Q इक्वल टू CV लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखा, तो यहां हम देख सकते हैं कि U इक्वल टू 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। तो मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा C यानी कि फैरड, V हो जाएगा वोल्ट और Q होता है कूलाम में, तो फैरड वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कूलाम स्क्वायर बाई फैरड। क्लियर, और जिसे हम बोलते हैं जूल। इन मात्रक को याद रखिएगा, देखिए फैरड वोल्ट स्क्वायर, इसी को बोलते हैं कूलाम स्क्वायर पर फैरड, और यहां पर कूलाम स्क्वायर पर फैरड को ही बोलते हैं जूल। ठीक, नोट पॉइंट अगर आप देखें तो आपके सामने है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा उसके आवेश पर निर्भर करती है। श्रेणी क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा कितनी होगी? U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। समांतर क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा कितनी होगी? U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, तो दोनों की सेम है, सेम तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो संधारित्रों के संयोजन की कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन की कैसे निकालेंगे ये देख लें। श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत संभी संधारित्रों का आवेश Q समान रहता है। यदि तुल्य धारिता CS हो तो कुल ऊर्जा कितनी होगी? U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन CS। ये CS क्या है? यानी कि तुल्य धारिता। तो U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 और 1 अपॉन CS का हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3, और यहां पर जो टोटल आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी हमारे पास संधारित्र होंगे उसके आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम समांतर क्रम संयोजन का निकालेंगे तो समांतर क्रम संयोजन के अंतर्गत सभी संधारित्रों का विभवांतर समान रहता है और तुल्य धारिता जो है CP हो तो कुल ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी 1/2 CP V स्क्वायर। इसी के साथ यहां पर U इक्वल टू 1/2 CP V स्क्वायर, और CP तो सेम रहेगा, CP जो है वो अलग अलग होगा लेकिन विभवांतर हमारे पास सेम रहता है। तो CP क्या हो जाएगा? यानी कि तुल्य धारिता C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहां पर आपका हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर, 1/2 C2 V स्क्वायर, 1/2 C3 V स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में आगे चलता रहेगा। यहां पर हम देखते हैं कि 1/2 CV स्क्वायर क्या होता है? U, तो 1/2 C1 V स्क्वायर U1, 1/2 C2 V स्क्वायर क्या हो जाएगा? U3। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास? U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, यानी कि जो संधारित्र हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा का योग टोटल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन के कुल समस्त संधारित्रों की जो ऊर्जा का योग होता है वो बराबर होता है। ठीक है, किसके? कुल ऊर्जा के। अब देखिए, प्रावैद्युत पदार्थ का संधारित्र के आवेशन या प्लेटों के मध्य विभवांतर स्थितिज ऊर्जा तथा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है? ठीक है, तो देखिए इसके बाद एक टॉपिक ऐसा आपको मिलेगा जो एग्जाम में आता ही आता है, 100% एग्जाम में आता है वो टॉपिक, तो उस टॉपिक को मिस ना करिएगा। बस ये एक टॉपिक और है, इसके बाद वही टॉपिक आने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए हम देखने वाले हैं कि प्रावैद्युत पदार्थ का संधारित्र के आवेश
और प्लेटों के मध्य विभवांतर और स्थितिज ऊर्जा तथा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है। तो देखिए, किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखने पर संधारित्र की धारिता का मान जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो C है वो C डैश हो जाता है और किसके बराबर हो जाता है, K C के। ठीक है, यहां C डैश क्या है, संधारित्र की नई धारिता है और K क्या है, परावैद्युत का स्थिरांक है। किसी संधारित्र की अन्य भौतिक राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखते समय संधारित्र सेल से जुड़ा हुआ है अथवा नहीं। जैसे फर्स्ट है, जब संधारित्र सेल से जुड़ा हुआ हो, तो जब जुड़ा हुआ है तब क्या होगा, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर स्थिर रहता है और विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो संधारित्र पर आवेश बढ़ जाता है, यानी कि जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, Q डैश हो जाएगा। तो Q डैश इक्वल टू C डैश V इक्वल टू K C V और क्या हो जाएगा, K Q। इसी के साथ स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, यानी कि U डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, K U। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, वो घट जाएगा, यानी कि E डैश इक्वल टू E नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, K। ठीक है, जब सेल संधारित्र से अलग हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, संधारित्र का आवेश स्थिर रहता है, प्लेटों के मध्य विभवांतर जो है वो घट जाता है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो घट जाएगी और विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो घट जाएगा। तो जिसका मान घट जाएगा उसके अपॉन में K रख देना है और जिसका मान बढ़ जाता है उसके इनटू में K रख देना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अगर देखिए, हम आपको समझा दें, अगर आपसे कहे कि विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है तो घटने का क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र यानी कि E नॉट अपॉन K, विभव का मान घट जाता है तो V अपॉन K, धारिता का मान घट जाता है तो C अपॉन K। और अगर कहे कि विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाता है तो आपसे कहे, आप लिखोगे K E नॉट, विभव का मान बढ़ जाता है तो ये, धारिता का मान बढ़ जाता है तो ये। ठीक है, बढ़ने पर गुणा कर दो और जो घट रहा है तो उससे भाग कर दो K से, तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद करिएगा। अब बात करते हैं आवेशन व निरावेशन में संधारित्र का विभवांतर और विद्युत क्षेत्र तथा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि आवेशन और निरावेशन में संधारित्र का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आवेशन क्या है, देखिए, आवेशन आरंभ होने के t सेकंड पश्चात संधारित्र पर आवेश Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E की पावर ऑफ माइनस T अपॉन टाउ। तो यहां Q नॉट इक्वल टू पूर्ण रूप से आवेशित संधारित्र का आवेश तथा टाउ इक्वल टू CR परिपथ का कालांक है और t सेकंड पश्चात संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो C इक्वल टू Q अपॉन V से हम देखते हैं कि V इक्वल टू Q अपॉन C हो जाता है। और जब हम यहां पर वैल्यू रखते हैं तो V इक्वल टू Q नॉट अपॉन C 1 माइनस E पावर ऑफ माइनस T अपॉन टाउ हो जाता है। तो आवेशन में विभव क्या होगा, V इक्वल टू V नॉट 1 माइनस E पावर ऑफ माइनस T अपॉन टाउ। अब देखिए, V नॉट पूर्ण रूप से आवेशित संधारित्र का विभवांतर है और V का मान परिपथ में लगी बैटरी के विद्युत वाहक बल के समान होता है, यानी कि EMF के समान होता है। तो अब संधारित्र की प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन, और सिग्मा क्या है, सिग्मा है हमारे पास आवेश घनत्व, तो सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है Q अपॉन A, तो Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहां पर हम लिख सकते हैं कि E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, चलिएगा, देखिए, आवेश आरंभ होने के t सेकंड पश्चात संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू Q नॉट अपॉन A एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस E पावर ऑफ माइनस T अपॉन टाउ। तो कितना हो जाएगा टोटल, E इक्वल टू E नॉट 1 माइनस E पावर ऑफ माइनस T अपॉन टाउ। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा E नॉट पूर्ण रूप से आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान किसी संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C होता है और t सेकंड पश्चात संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस T अपॉन टाउ और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो U इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन टाउ का होल स्क्वायर और इस आवेशन में स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू U नॉट 1 माइनस E माइनस T अपॉन टाउ, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो U नॉट पूर्ण रूप से आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, निरावेशन की बात करें तो माना संधारित्र की पूर्ण आवेशित करने के पश्चात निरावेशन किया जाता है, यानी कि उसका निरावेशन कहता है, आवेश उस पर हटाया जाता है। तो अतः निरावेशन आरंभ होने से t सेकंड पश्चात संधारित्र पर शेष आवेश कितना रह जाएगा, Q इक्वल टू Q नॉट E पावर ऑफ माइनस T अपॉन टाउ।
ठीक है। अब निरावेशन आरंभ होने से टी सेकंड पश्चात संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर यानी कि जो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ हम लिखते थे, बस हम क्या लिखेंगे, अब इतना लिखेंगे ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, सभी में इसी तरीके से लिखा हुआ है, देखिएगा। तो इनको आप देख लीजिएगा, बस इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्लियर। निरावेशन की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी U इक्वल टू यू नॉट ई की पावर माइनस 2 टी अपॉन टॉ, और यहां पर E इक्वल हो जाएगा ई नॉट ई की पावर कितना हो जाएगा माइनस टी अपॉन टॉ, ठीक है। चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ध्रुवीकरण, यानी जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन। देखिए पोलराइजेशन होता क्या है, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और आप जो है अपने आप से लिख सकते हैं। देखिए यहां पर दो प्लेट हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। इसमें परावैद्युतांक भरा हुआ है। देखिए कैसे कैसे किस तरीके से ये काम करता है। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को, और ऊपर कर लेते हैं यहां पर, देखिए ये परावैद्युत पदार्थ है यहां, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, परावैद्युत पदार्थ है उसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया, ये परावैद्युत पदार्थ है, इसको विद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया, तो पदार्थ के अणुओं पर नेट द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, यानी कि जो इसके कण हैं वो प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का ऋणावेश धनात्मक प्लेट की ओर तथा अणुओं का धनावेश ऋणात्मक प्लेट की ओर होता है, यानी कि जो इनके धन पोल होंगे, धन सिरे जो होंगे वो किसके, माइनस प्लेट की ओर, और ऋण सिरे जो होंगे इसके प्लस की प्लेट की ओर हो जाते हैं। यही पदार्थ का क्या है, ध्रुवीकरण है, इसी को ध्रुवीकरण कहते हैं। तो पदार्थ के भीतर नेट विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई नॉट और माइनस के ई पी। ई नॉट क्या है, वायु में विद्युत क्षेत्र, और E क्या है, पदार्थ के भीतर नेट विद्युत क्षेत्र। तो पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक कितना हो जाएगा, K इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई होता है। नोट पॉइंट में बात करें कि K का मान निर्वात के लिए 1 होता है, इसको आप याद रखिएगा, और K का मान अन्य सभी पदार्थों के लिए 1 से ज्यादा होता है, यानी कि K इज ग्रेटर देन 1, और धातु के लिए हमेशा K का मान इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य, तो देखिए जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके अणुओं के धनावेश तथा ऋणावेश के मध्य कुछ दूरी उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है वैसे वैसे उस दूरी को भी बढ़ना पड़ता है, यानी कि वैसे वैसे यह दूरी हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो एक समय ऐसा आता है जब ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन अणु से टूटकर अलग हो जाते हैं, और इसको विद्युत भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत भंजन। एक बार फिर देख लीजिएगा ध्यान से, एक बार सुन लीजिएगा, बस आपको याद रहेगा। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया, कोई परावैद्युत पदार्थ है उसको विद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया, तो उसके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के जो मध्य कुछ दूरी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि ऋणावेश और धनावेश के मध्य दूरी उत्पन्न होने लगी, ठीक है। तो जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान हमने बढ़ाया तो वैसे वैसे यह दूरी हमको और बढ़ती हुई नजर आई। तो बढ़ती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वह जो है क्या हो जाएगी, उनसे अलग हो जाएंगे, यानी कि प्लस अलग और माइनस अलग हो जाता है। तो इसके क्या कहते हैं हम, विद्युत भंजन कहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना विद्युत भंजन के सह सकता है, पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यानी कि जब तक वह प्लस और माइनस अलग ना हो, पूरी तरीके से अलग ना हो, जब तक वह कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सहन करता है, वह उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न परावैद्युत सामर्थ्य E और प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है D तथा संगत विभवांतर V हो, तो पदार्थ का परावैद्युतांक सामर्थ्य कितना हो जाएगा, E इक्वल टू V अपॉन D। और परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, और इसी को बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। कितना, वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर दोनों ही सेम है। चलिए ये तो हमारे पास लास्ट टॉपिक जो यूनिट 3 को हमने यहां पर कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स एक वीडियो में यूनिट 3 को हमने यहां पर कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स एक लाइक तो बनता है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ा हमारा जो है मेहनत लगता है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। और हमारा थोड़ा सा एफर्ट जो लगा है, हमें लाइक मिलेगा तो हम उससे और ज्यादा मोटिवेट होंगे, और आपके इस एक मोटिवेशन से आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। हमारा फुल प्रयास है कि आपको
आपको इस वीडियो से इतना बेनिफिट मिले कि आपको कहीं और किसी भी बुक या किसी भी जो वीडियो हैं वो देखने की जरूरत ना पड़े। हमारा यही प्रयास है कि यहीं से आपको पूर्ण रूप से सब्जेक्ट के प्रति संतुष्ट किया जाए। तो आप एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल के साथ हम आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।